ये अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 का गणित विषय कक्षा 12वीं के क्वेश्चन पेपर है। आज हम लोग इसके सॉल्विंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैंने इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के पहले वीडियो बना के अपलोड कर दिए हैं। आप इस चैनल की प्लेलिस्ट को होम पेज में जाकर उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। तो ये इसका जो 6 नंबर है, क्या समुच्चय ए इक्वल टू एक्स बिलोंग टू जेड सच दैट 0 इज लेस इक्वल 12 एक्स इक्वल 12 में आर इक्वल टू ए बी सच दैट इक्वल टू बी द्वारा परिभाषित संबंध एक संक्रामक संबंध है, जांच करना है। यहाँ देखते हैं एक रिलेशन दिया हुआ है। इसमें जो वैल्यू आएगी इसमें वो हो जाएगी एक्स से अधिक, लेकिन एक्स में 0 से अधिक होगा, लेकिन उसका मान 0 भी होगा। इक्वल का साइन लगा हुआ है। इसी प्रकार एक्स की जो वैल्यू है 12 से कम, लेकिन उसमें 12 भी शामिल होगा, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन लगा हुआ है। तो इसमें जो एलिमेंट आएंगे 0 से लेकर पूरा 12 तक आएगा। इसमें जो रिलेशन दिया हुआ आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए बिलोंग ए इक्वल टू बी यानी ए बी के बराबर है। तो संक्रामक संबंध के लिए हम 3 एलिमेंट लेते हैं ए बी सी, यानी ए बी बी से बिलोंग टू वाले आपस में रिलेशन है। तो ए बी के इक्वल है तो बी भी सी के इक्वल होगा, और जब दोनों इक्वल होंगे तो ए बी सी के इक्वल होगा। इस प्रकार ए सी बिलोंग टू आर, अतः आर एक संक्रामक संबंध होगा। इसका सेकंड पार्ट है, सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स द्वारा प्रदत्त फलन एफ सच दैट एन टेंड टू एन एक है किंतु आच्छादक नहीं है। ये दिया हुआ इसमें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स एफ सच दैट एन टेंड टू एन, ये डोमेन होता है, ये को डोमेन होता है, यानी प्रांत और सह प्रांत। फलन एफ एक है कि वो क्योंकि एफ ऑफ एक्स इज 1 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, यानी 2x1 इक्वल टू x2 या x1 इक्वल टू x2, यानी जब भी ऐसा रिलेशन आता है x1 इक्वल टू x2 तो वहाँ फलन जो है एक 1 होता है। उन्हें फलन एफ आच्छादक नहीं है, क्योंकि 1 बिलोंग टू n के लिए n में ऐसे किसी अस्तित्व नहीं है ताकि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x1, यानी 1 यदि इसमें कोई वैल्यू रखे तो हमको यदि 1 मिलेगा तब भी ये आच्छादक होगा, क्योंकि इसमें यदि कोई वैल्यू रखते हैं, सबको यदि इसको हम 1 रखेंगे तो ये 2 ही आएगा, एक तो आ नहीं सकता। इसको यदि एक्स के सामने यदि 1/2 रखेंगे तब 1 आएगा, लेकिन यह कि प्राकृतिक संख्या है और प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या तो उसमें परिमेय संख्या बटे के रूप में संख्या नहीं आती, इसलिए यहाँ जो हो जाएगी फलन आच्छादक नहीं होगा। 7th नंबर है, यदि 2103x प्लस वाई 101 तो एक्स और वाई के मान ज्ञात करना है। यहाँ दिया हुआ है, इसमें मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, जैसे 2 हो जाएगा और 2 3 6 2x हो जाएगी यहाँ पास, और अब इसको प्लस कर लेंगे। ये हो जाएगा 2 धन वाई और 6 प्लस 0 6 ही आएगा, 0 प्लस 1 1 2x प्लस 2 इक्वल टू 5 6 1 8। इसी प्रकार इन एलिमेंट को पहले के पहले से इक्वल करेंगे, दूसरे के दूसरे इक्वल करेंगे, तो हो जाएगा 2 प्लस वाई इक्वल टू, दो अवयवों की समानता के नियम से 2y प्लस 6 इक्वल टू 6 और 2x प्लस 2 इक्वल टू 8। तो यहाँ देख रहे हैं, जब 2 का पक्षांतर करेंगे तो ये 5 से 2 घटाएंगे 3 आएगा, और जब 2 घटाएंगे तो ये 6, अब भाग करेंगे 6 में 2 का तो 3 आएगा, नहीं x की वैल्यू 3 आएगी, y की वैल्यू भी यहाँ 3 आएगी। 7 का सेकंड पार्ट है, यहाँ यदि a इक्वल टू 0 0 -1 2 तथा b इक्वल टू 3 0 5 0 तो ए बी का मान ज्ञात करना है। इसमें यहाँ देखते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 0 a इंटू बी, यानी 0 -1 0 2 3 5 0 0। तो पहले रो का पहले कॉलम से मल्टीप्लिकेशन होता है, 0 इंटू 3 0 आएगा, -0 इंटू 0 0 इसकी वैल्यू आएगी। इसी प्रकार पहले का सेकंड कॉलम से 0 इंटू 5 0 -1 इंटू 0 0, ये भी इसकी वैल्यू 0 आएगी। इसी प्रकार इस सेकंड रो का पहले कॉलम से 0 इंटू 3 0 2 इंटू 0 0, इसी प्रकार 2 इंटू 5 0 और 2 इंटू 0 ये 0 वैल्यू आएगी, इसकी पूरी वैल्यू आएगी वो 0 के इक्वल आएगी, 0 शून्य अवयव के रूप में आएगा ये। इसी में 8th नंबर क्वेश्चन है, दर्शाइए कि एफ ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर परिभाषित फलन एक संतत फलन है। यहाँ देख रहे हैं एफ ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर फलन एफ को जी तथा एच दो फलनों का संयोजन जी ऑफ एच के रूप में सोचा जा सकता है, जहाँ जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, साइन एक्स यानी जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स तथा जी एच एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही फलन सतत फलन हैं, अतः एफ जो होगा एक संतत फलन होगा।
साइन एक्स भी संतत फलन है और एक्स स्क्वायर भी। सेकंड पार्ट है एक्स इक्वल टू 3 पर फलन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 के संतत की जांच करना है इसमें। ये सेकंड नंबर इसी का है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एक्स इक्वल टू 3 पर एफ की संतत की जांच करनी है। तो फिर देखते हैं लिमिट एक्सटेंड 3 पर जो फंक्शन की वैल्यू है 2x स्क्वायर माइनस 1, इसमें दिए एक्स की वैल्यू 3 रखते हैं, 3 यदि रखें तो उसका जो मान आएगा वो आ जाएगा 17, यानी एक्स का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 के 9 दूना 18 से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 17। और इस फंक्शन में फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो भी लगभग इक्वल आ रही है। तो हम देख रहे हैं कि लिमिट एक्शन टू 3 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 3 अतः फलन एक्स इक्वल टू 3 पर ये सतत फलन होगा। इसी में 9th नंबर है, किसी आयत की लंबाई x 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर तब आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करो। यहाँ देख रहे हैं, माना किसी क्षण पर जो आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः एक्स वाई और उसका जो क्षेत्रफल है वो ए है, तब जो क्षेत्रफल होता है आयत का वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है एक्स गुणे वाई। और यहाँ दिया हुआ है जो आयत है इसमें इसको जो लंबाई है वो 3 सेंटीमीटर प्रति की दर से घट रही है, पर मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई जो है 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। तो यहाँ देख रहे हैं क्योंकि ये लंबाई परिवर्तन की जो दर है डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू हो जाएगा -3c सेंटीमीटर प्रति मिनट। जो घटने की दर है उसको माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी प्रकार जो चौड़ाई है वो 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है तो इसको हम प्लस से शो करते हैं। तो यहाँ जो है क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई इसको एक्स वाई, तो हमको क्षेत्रफल परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल में जो परिवर्तन की दर होगा समय के सापेक्ष डी अपॉन डी टी इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी टी प्लस वाई डी एक्स अपॉन डी टी, यानी दोनों पक्षों के हम टी के सापेक्ष यहाँ अवकलन करेंगे। अब यह एक्स की जो वैल्यू है वो 10 दिया हुआ है, अपने उसकी वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पास ही एक्स इक्वल टू 10 और ये वाई इक्वल टू 6 है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 10 रखेंगे और डी वाई बाई डी टी जो वैल्यू यहाँ पास 2 रखेंगे। इसी प्रकार y की जो वैल्यू है वहाँ 6 था और डी एक्स अपॉन डी टी वो -3 गुणा करेंगे 10 दूना 20 और 36 18, तो जब 20 से 18 करेंगे तो 2 आएगा, यानी आज का जो क्षेत्रफल है 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। पॉजिटिव है तो बढ़ रही है, यदि माइनस होता तो ये घट आई होती उस पोजिशन में। इसी का सेकंड नंबर है, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर ये, मानव वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसको ए मानते हैं और जो क्षेत्रफल जो फार्मूला होता है वृत्त का वो पाई आर स्क्वायर होता है और उसमें जो त्रिज्या में जो परिवर्तन हो रहा है वो 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से परिवर्तन होता है। उसमें डी आर अपॉन डी टी लिखेंगे क्योंकि समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है और त्रिज्या वहाँ दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। तो हमको यहाँ क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर देखना है, ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल में जो परिवर्तन की दर होगा टी के सापेक्ष डी अपॉन डी टी इक्वल टू इसका हम पहले आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा, फिर इसके टी के सापेक्ष करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी। तो आर की वैल्यू 10 दिया हुआ है और डी आर अपॉन टी यहाँ 3 दिया हुआ है, तो 10 3 और 30 दूना 60 यानी 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये आ जाएगा क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। इसी में जो क्वेश्चन है 10th नंबर है, 10th का पहला है इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स, ये इसका मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ से एक्स को कॉमन करें तो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स। हम यहाँ 1 प्लस लॉग एक्स टी मानेंगे तो इसका जो अवकलन होता है लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स डी एक्स ये डी टी के इक्वल होगा। तो ये जो वैल्यू है डी से मल्टी ये डी टी के इक्वल आएगा और ये जो वैल्यू टी यानी इसको लिख सकते हैं डी टी अपॉन टी और 1 अपॉन टी यानी 1 अपॉन एक्स का जो समाकलन होता है इंटीग्रेशन वो एक्स होता है यानी लॉग एक्स, यहाँ टी है तो लॉग टी हो जाएगा प्लस सी और लॉग टी की जो वैल्यू है 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। सी एक कांस्टेंट होता है क्योंकि इसको हम
अनिश्चित समीकरण भी बोलते हैं क्योंकि इसमें इसका जो वैल्यू फिक्स नहीं होती उसको प्लस कांस्टेंट के रूप में उसे लिखते हैं, वहाँ उसकी कोई ना कोई वैल्यू जरूर रहती है। इसमें जो सेकंड नंबर इससे क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन एक्स ई पावर एक्स डी इसका मान याद करना है यहाँ। तो हम यहाँ दो फंक्शन में ये खंडशः समीकरण का प्रयोग करेंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो यहाँ हम एक्स को फर्स्ट फलन लेंगे, फर्स्ट फंक्शन, और ई पावर एक्स को सेकंड फंक्शन लेंगे तो हो जाएगा। एक्स को प्रथम फलन लेकर खंडशः समीकरण करने पर तो एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स, हाँ एक्स ही रहेगा केवल यहाँ ये ई की इंटीग्रेशन ई की पावर डी एक्स और पूरे का डी एक्स इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता है और एक्स का अवकलन 1 होता है और ई की पावर एक्स का जो समीकरण वो भी ई की पावर एक्स होता है, ये आ जाएगा। इसके बाद ई की पावर एक्स का जो समीकरण वो भी ई की पावर एक्स ही होता है, तो ई की पावर एक्स कॉमन करेंगे तो हो जाएगा एक्स ई की पावर एक्स इंटू एक्स माइनस 1, इसका समीकरण आ जाएगा ये। सेम 11th नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन ई की पावर एक्स माइनस 1 डी एक्स का मान ज्ञात करना है। ये 1 अपॉन ई की पावर एक्स माइनस 1 डी एक्स, तो हम क्या करेंगे ई की पावर एक्स को दोनों अंश तरफ में गुणा करेंगे। तो ये हम यदि ई की पावर एक्स को टी पुट करते हैं तो ई की पावर एक्स डी एक्स ये जो वैल्यू डी टी के इक्वल आएगा, यानी कि पावर एक्स का जो अवकलन की पावर एक्स ही होता है, तो ई की पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। इस पूरी वैल्यू को डी टी की इक्वल रखेंगे और ये जो वैल्यू है यहाँ ई की पावर एक्स ये टी हो जाएगा और ये भी टी के इक्वल आएगा, तो 1 ऑफ इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी इंटू टी माइनस 1। अब इसको हम आंशिक भिन्न द्वारा पार्शियल फ्रैक्शन द्वारा इसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन टी इंटू टी माइनस 1, क्योंकि यहाँ रैखिक फलन है, रैखिक बहुपद है, तो ए रखेंगे और ये भी रैखिक है, इसकी पावर 1 है तो बी अपॉन टी। अब इसको देखते हैं दोनों का एलसीएम टी इंटू टी माइनस 1, टी माइनस 1 कैंसिल होती है ए टी बचेगी, इसी प्रकार टी कैंसिल होता है टी माइनस 1 टी बी का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये आपस में कैंसिल होकर अपने पास क्या बचेगा 1 इक्वल टू ए टी प्लस बी इंटू टी माइनस 1। इसको ऐसे हम कर सकते हैं टी माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी टी माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करते हैं या टी इक्वल टू 1, तो ये जो वैल्यू है ये 0 हो जाएगा और ये जो वैल्यू 1 यानी ए इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसी प्रकार टी यदि टी इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो ये 1 माइनस 1 ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ जो वैल्यू है इसकी यहाँ तो टी 0 पर रखेंगे तो माइनस बी आ जाएगी, ये वैल्यू जो है ये 0 हो जाएगी, तो माइनस बी इक्वल टू 1 या बी इक्वल टू माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू आ गई 1 और बी की वैल्यू माइनस 1 आई है। अब इस वैल्यू की पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में 1 अपॉन टी माइनस 1 और माइनस 1 अपॉन टी, इस पूरी वैल्यू को जिसमें फंक्शन में जो हमने उसमें सॉल्व किया था उसको रखेंगे, जैसे यहाँ इसमें रखना ही इस पोजीशन में, तो हो जाएगी वैल्यू इसकी इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी माइनस 1 माइनस 1 अपॉन टी डी टी। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन डी टी अपॉन टी माइनस 1 माइनस डी टी अपॉन टी, तो टी माइनस 1 एक्स माइनस इसका जो समाकलन होता है वो लॉग एक्स माइनस 1 या लॉग टी माइनस 1 और 1 अपॉन टी का लॉग टी यानी लॉग टी प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब इसको लिख सकते हैं लॉग टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस सी, इसको हम ऐसा कर सकते हैं, इसका फार्मूला होता है लॉग एम माइनस लॉग एन को लिख सकते हैं हम लॉग एम अपॉन एन के फॉर्म में, तो हो जाएगा लॉग टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस सी, टी की वैल्यू हमने पुट किया था ई की पावर एक्स, तो हो जाएगी ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस सी। नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन है सेकेंड इसे 11 का, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मान ज्ञात करना है। इसमें इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। अब यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। ये निश्चित समीकरण के प्रॉपर्टीज़ होता है कि यदि इस फॉर्म में कुछ फंक्शन नहीं हुआ तो उसको हम पाई बाई 2 माइनस एक्स उसको हम वैल्यू कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको मैं लिख सकते हैं सपोज जैसे ये है 0 टू पाई बाई 2, यदि इस टाइप फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, तो इसको लिख सकते हैं वैल्यू को
एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स इसको वैल्यू को लिखा जा सकता है इसको। ये वैल्यू हो जाएगी। अब साइन पाई बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है कॉस एक्स हो जाएगी। इसी प्रकार ये कॉस में बदलेगी, साइन में बदलेगा। तो क्वेश्चन सेकंड दोनों की वैल्यू सेम, इसमें ये पोजीशन ये अलग इसमें वैल्यू वाली साइन इसमें कॉस एक्स आ रहा है, क्योंकि दोनों इसका जो डिनोमिनेटर वो सेम है तो प्लस करेंगे तो हो जाएगा ये 2i हो जाएगा। 2 इजकल टू 0 टू पाई बाई 2 साइन प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस सेम है तो 1 आ जाएगा। और x1 का जो इंटीग्रेशन है वो x होता है तो x 0 टू पाई बाई 2 तो पाई बाई 2 माइनस 0 पाई बाई 2। अब इसमें 2 को डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो i की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पाई बाई 4 आएगा इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है। 12 नंबर है, 12 का फर्स्ट सदिश a इजकल टू वेक्टर इजकल 2i प्लस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप के अंदर मात्रक सदिश याद करना है। यहाँ देखने दिया गया सदिश ए दिया हुआ है, पहले इसका मॉडुलस निकालेंगे तो इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर करते सबको प्लस कर देंगे उसका रूट, तो इसका आ जाएगा रूट 14। और एक हम दूसरे मात्रक सदिश हो तो वही ए कैप इजकल टू वेक्टर ए अपान मॉडुलस ए, तो ए की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे और इसको सेपरेट करेंगे तो 2 अपान रूट 14 आई प्लस 3 अपान रूट 14 जे प्लस 1 अपान रूट 14 के, ये आ जाएगा इसका एक हम दूसरी मात्रक सदिश में आ जाएगा। सेकेंड है सदिश ए इजकल टू आई प्लस जे माइनस के तथा बी इजकल टू आई माइनस जे प्लस के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो ए की वैल्यू दिया है, बी की वैल्यू दिया हुआ है हमको। ए पहले इसका जो फार्मूला होता है दोनों के बीच का वैसे लिख सकते हैं ए डॉट बी इजकल टू मॉडुलस इंटू मॉडुलस बी कॉस थीटा या कॉस थीटा इजकल टू वेक्टर इंटू वेक्टर बी अपान मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी। तो यहाँ इसकी वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये और इसका दोनों का मॉडुलस निकालेंगे। ए निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट 3। इसी प्रकार 1 1 1 ये भी रूट 3 आएगा और इसका जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका कोएफिशिएंट 1 1 1 आएगा, 1 माइनस 1 माइनस 1 और माइनस 1 और ये जो वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 1 आएगा। जो वैल्यू माइनस 1 अपान 3 तो इसका जो कोण हो जाएगा थीटा इजकल टू कॉस इनवर्स माइनस 1 अपान 3। जो 30 नंबर क्वेश्चन है, एक रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशाक्षों के साथ समान कोण बनाती है। एक रेखा निर्देशाक्षों के साथ यदि अल्फा कोण बनाती है यानी सभी कोण समान है तो रेखा जो दिक् कोसाइन हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस अल्फा। वैसे जिसका कोसाइन होता है दिक् कोसाइन कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा होता है, क्योंकि यहाँ सेम एक ही समान एंगल बना रहा है तो हम तीनों को कॉस अल्फा में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कॉस अल्फा और हमको मालूम है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू 1 की इक्वल होती है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 या 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 या 3 को डिवाइड करें तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 अपान 3 या इसका जब स्क्वायर रूट में वर्गमूल लेंगे तो हो जाएगा कॉस अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपान रूट 3। तो रेखा जब दिक् कोसाइन हो जाएंगे प्लस माइनस 1 अपान रूट 3 प्लस माइनस 1 अपान रूट 3 और प्लस माइनस 1 अपान रूट 3। इसमें जो सेकंड है, एक रेखा के कार्तीय समीकरण x माइनस 5 अपान 3 इजकल टू वाई प्लस 4 अपान 7 इजकल टू जेड माइनस 6 अपान 2 है। इसका सदिश समीकरण ज्ञात करो। तो एक रेखा जो कार्तीय समीकरण दिया हुआ है जो कि बिंदु 5 माइनस 4 और ये जो है 6 से होके जाता है। इसको हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि x माइनस 5 इजकल टू 0 तो इसको लिख सकते हैं x इजकल टू 5। इसी प्रकार y माइनस 4 वाई प्लस 4 इजकल टू 0 या y इजकल टू माइनस 4 या z माइनस 6 इजकल टू 0 या z इजकल टू 6, यह जो कि बिंदु 5 माइनस 4 और 6 से होकर जाता है। अर्थात इसको वेक्टर को लिखेंगे तो वेक्टर इजकल टू 5 माइनस 4j प्लस 6 के। इसके जो दिक् का अनुपात 3 7 2 है। तो अभी इस रेखा का जो सदिश समीकरण हो जाएगा वो आर इजकल टू ए प्लस लेमडा बी। ए जो हो जाएगा ये जिस बिंदु से की जाती है और बी जो हो जाएगा ये जो पॉइंट है यहाँ पर 3 7 2 इसके दिक् अनुपात हो जाएंगे।
तो ये इसका ये सदिश रूप हो जाएगा। फोर्टीन नंबर है, उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु 5 2 -4 से जाता है और दो तीन ऋण एक दिक अनुपात वाली रेखा पर लंब है। यहाँ देखते हैं, हम जानते हैं कि 5 2 -4 का जो स्थित सदिश रूप होता है वो होता है a = 5 i + 2j माइनस, यहाँ जो वैल्यू है -4 तो ये -4 यहाँ होना चाहिए 4 के है, और समतल के लंब का जो अभिलंब सदिश रूप है वो n = 2i + 3j - के है। तो इसका जो समतल का सदिश समीकरण हो जाएगा वेक्टर r माइनस वेक्टर r इंटू n, a की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, इसी प्रकार n की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो इसका ये सदिश रूप आ जाएगा समतल के समीकरण का। इसमें जो सेकंड नंबर दर्शाई की रेखाएं x + 3 / -6 = y - 1/1 = z - 5/5 तथा x + 1 / -1 = y - 2/2 = z - 5/5 समतलीय हैं। यहाँ देखते हैं इसको रेखाएं दिए गए हैं, इसमें x1 = 2 हो जाएगा, -3 y1 हो जाएगा यहाँ पर 1 और z1 यहाँ हो जाएगा 5। इसी प्रकार x2 हो जाएगा -1, y2 हो जाएगा 2 और z2 हो जाएगा 5, a1 हो जाएगा -3, b1 हो जाएगा 1 और c1 हो जाएगा 5। इसी प्रकार a2 हो जाएगा -1, b2 हो जाएगा 2 और c2 हो जाएगा यहाँ पास 5। तो दी गई रेखा समतलीय होगी यदि x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, a1 b1 c1 a2 b2 c2 इसका जो वैल्यू वो 0 के इक्वल आएगी। तो इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो -1 + 3 2 - 1 5 - 5 -3 1 1 1 5 -1 2 5, तो ये वैल्यू 2 1 0। इसका जब वैल्यू निकालेंगे, जैसे यदि इसको हम c1 के सापेक्ष यदि इसका या यदि इसको r1 के सापेक्ष इसका वैल्यू फाइंड करते हैं तो 2 × 5 - 10, इसी प्रकार -1 × 5 × 15 -15 और +5, इसी प्रकार जीरो की जो वैल्यू है -6 और ये +1, ये पूरी वाली 0 हो जाएगी। तो यहाँ लिख सकते हैं इस प्रकार वैल्यू को 2 × 5 - 10 -1 -15 × +5 और 0 × -6 + 1 = 0। इसकी जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल आएगी। तो हम देख सकते हैं क्योंकि दोनों ये वैल्यू जो है ये 0 के इक्वल आ गई है, तो जो रेखाएं वो आपस में समतलीय होगी। फिफ्टीन नंबर यदि 2x + 3y = sin x तो dy/dx का मान ज्ञात करना है। इसमें दोनों पक्षों के इसके सापेक्ष समग्र अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 2dx/dt + 3dy/dx = d/dx sin x। तो x का जो अवकलन 1 होता है 2 और y का dy/dx और sin x का जो अवकलन होता है वो cos x होता है। दो का पक्षांतर करेंगे राइट में तो हो जाएगा 3dy/dx = cos x - 2, 3 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा dy/dx = cos x - 2/3। इसी में सेकंड पार्ट है e की पावर sin इनवर्स x का x सापेक्ष अवकलन ज्ञात करो। y = e की पावर sin इनवर्स x का दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dx = d/dx e की पावर sin इनवर्स x, e की पावर sin इनवर्स x का जो अवकलन होगा e की पावर sin इनवर्स x, फिर इसका भी अवकलन करते हैं तो ये हो जाएगा a की पावर sin इनवर्स x और इसका जो अवकलन होता है वो 1/√1 - x²। तो इसकी वैल्यू लिख सकते हैं कि पावर sin इनवर्स x/1 √1 - x²।